मतलब कंपनी ये ट्रिब्यूनल बंद कराएगा। चलो वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन का सेक्शन क्या है? तो सेक्शन 63, द वाइंडिंग अप ऑफ LLP may be either voluntary or by the tribunal and LLP. So wound up may be dissolved. Wound up may be dissolved. तो या तो खुद से या तो फिर ट्रिब्यूनल बोल देंगे खत्म, या तो पार्टनर्स बोल देंगे नहीं हमको अभी बिजनेस नहीं करने का, चलो बंद करो। ठीक है, सेक्शन 63। अभी आता है सरकमस्टांसेस। हम हमारे लैंग्वेज में अगर इसको बोले सरकमस्टांसेस को, ये सेक्शन 64 क्या बोलता है? तो सेक्शन 64 बोलता है रीजंस। क्या रीजन से बंद करने का? तो चलो क्या रीजन से बंद करने का है? ओके, और क्या रीजन से बंद करने का है? जो अपने को ऑर्डर ट्रिब्यूनल देगा। कौन देगा? ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल बोला तो अगर आपको याद होगा मैंने एक नाम बताया था, NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ओके, चलो तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं? पहला, if the LLP decide that LLP will be wound up by the tribunal। सर ये पॉइंट क्या है? तो LLP ने खुद ही एप्लीकेशन दे दिया है ट्रिब्यूनल को कि भाई अभी आप डिसाइड करो, हम बंद कर देते हैं। हम अप्लाई करते हैं कि हमको बंद करने का ऑर्डर दो। हम अप्लाई करते हैं बंद करने का ऑर्डर दो, हम हाथ जोड़ते हैं भाई अभी हमको ऑर्डर दे दो। ट्रिब्यूनल आगे, इफ अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ द नंबर ऑफ पार्टनर ऑफ द LLP इज रिड्यूस बिलो 2। देखो अगर दो से, अभी फॉर एग्जाम्पल दो ही पार्टनर थे। देखो LLP में भी पार्टनर का है, पार्टनर में मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए, मैक्सिमम अनलिमिटेड है। एक पार्टनर का डेथ हो गया, एक पार्टनर का डेथ हो गया, तब इसको पार्टनरशिप बोलेंगे नहीं, लेकिन 6 मंथ तक चलाने का अलाउड है। कितना? 6 मंथ तक चलाने का अलाउड है। लेकिन 6 मंथ के बाद में, 6 मंथ के बाद में अगर बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं तो बिजनेस इज इलीगल। क्या है? इलीगल, क्योंकि पार्टनरशिप का प्रोविजन बैठता ही नहीं ना उसके अंदर। पार्टनरशिप का प्रोविजन उसके अंदर बच्चों फॉलो ही नहीं हो रहा, बैठ ही नहीं रहा है। सर क्यों? तो मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए, मिनिमम पार्टनर है ही नहीं। तो मोर देन 6 मंथ हो गया तो अपने आप बंद करना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे देगा भाई अभी तो बंद कर दे। फिर LLP इज अनेबल टू पे इट्स डेट। अगर हम हमारे दूसरे लैंग्वेज में बोले तो इंसॉल्वेंट। LLP क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। फिर LLP हैज एक्ट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ऐसा कोई काम किया है जो इंडिया के इमेज को खराब कर रहा है, और इट इज अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और पब्लिक। तो भाई अभी तुम बंद कर दो, भाई अभी बंद कर दो। इंडिया के इमेज को कुछ डाउन कर रहा है, या तो फिर कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसके वजह से फॉर एग्जाम्पल रीजन्स के अंदर झगड़े हो जाए, राइट्स हो जाए, अगर ऐसा कुछ है तो भाई अभी तुम, ट्रिब्यूनल बोलते हैं भाई अभी तुम बंद करो। इफ द LLP हैज मेड डिफॉल्ट इन फाइलिंग with the registrar the statement of accounts and solvency or annual return of any 5 consecutive financial year। कंटिन्यूअस 5 साल तक बिजनेस चला रहा है, लेकिन 5 साल तक अगर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, सॉल्वेंसी, एनुअल रिटर्न अगर फाइल नहीं किया है तो। एंड द लास्ट वन, इफ द ट्रिब्यूनल इज द ओपिनियन ऑफ दैट इट जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द LLP वाइंड अप। मतलब इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग भी यही है, भाई ने बोला, भाई ने बोला बंद तो बंद, खत्म, ऐसे ही अच्छा लग रहा था बंद करवा दिया। ट्रिब्यूनल को लगता है कि बंद करना कंपलसरी है अभी, नाउ बंद करेंगे हम, नाउ बंद करेंगे हम, बंद करना जरूरी है, ट्रिब्यूनल ने बोल दिया तो बंद तो बंद। इन द ओपिनियन ऑफ द ट्रिब्यूनल। सर ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? क्लॉज ए एंड क्लॉज एफ के बीच में, क्लॉज ए में LLP खुद गया है। इनफैक्ट हम अगर बोल सकते हैं ना, अप्लाई किया तो पेटिशन फाइल की है, पेटिशन फाइल की है कोई चीज के लिए, बराबर है, डायरेक्ट अप्लाई किया। अभी कोर्ट वगैरह में पेटिशन बहुत आता है, अगर आपने सुना होगा तो। क्या पेटिशन आता है? कुछ लोग बहुत साइन करके अप्लाई करते हैं, ऐसा काम मत करो, ऐसा काम मत करो, ऐसा काम मत करो, CA की एग्जाम मत लो मत लो मत लो। एग्जाम तो होगी, खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कोर्ट के अंदर अप्लाई किया, कोर्ट उसकी हियरिंग को रेडी हो गया। ओके, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। तो
ट्रिब्यूनल अपने मन से भी बोल सकता है, ट्रिब्यूनल को जब लगता है कि भाई अभी बंद करना चाहिए तो भाई बंद कर दो। एंड द लास्ट सेक्शन, रूल फॉर वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, सेक्शन 65, द सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो भाई भाई पिक्चर में आ गया है, भाई पिक्चर में आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट may make rule for provision in relation to binding up और डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी। बराबर है, रूल हम ही बनाएंगे, तुमको जिंदा भी हम करेंगे और मारेंगे भी हम। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की आदत है। सेंट्रल एलएलपी को बनाया किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो एलएलपी को खत्म करने का भी रूल कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। जिंदा भी हम करेंगे, मारेंगे भी हम। ओके, तो स्टूडेंट्स वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन में एक बार फटाफट गो थ्रू कर लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, फिर हम लोग सबसे लास्ट पॉइंट पे जाते हैं। लेकिन अपना एक ग्रुप बाकी है पढ़ने का, अगर आपको याद होगा तो डेफिनेशंस बाकी है। ये छोटा सा है, मिसलेनियस है ना, ये छोटा सा है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। ये बड़े पॉइंट्स है, बड़ा दिख रहा है, इंपॉर्टेंट है, बट छोटा सा कॉन्सेप्ट है। समझा? ठीक है, चलो आगे जाते हैं। मिसलेनियस, अदर्स, छोटे मोटे, चिंटू चिंटू चिंटू। चलो, मिसलेनियस बोला मतलब रिलेटेड टू अदर पॉइंट्स। बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ एलएलपी, बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ पार्टनर्स विथ एलएलपी। देखो, पार्टनर्स विथ एलएलपी, सर इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब सिंपल सा बोलूं मैं, ये जो पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स एंड एलएलपी, पार्टनर्स एंड एलएलपी, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन। चलो, अ पार्टनर में लेंड, a partner may lend money to and transact other business with LLP and has the same rights and obligation with respect to the loan or other transaction as a person who is not a partner। सर ये लाइन क्या है? मैंने ना तुमको इसको ना एक ही लाइन में तुमको स्पष्ट कर दिया है, स्पष्ट कर दिया मतलब क्लियर कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर एंड एलएलपी। अभी कभी एलएलपी को पैसे की जरूरत है, देखो एलएलपी एंड पार्टनर्स बोथ आर सेपरेट एंटिटी, बोथ आर सेपरेट एंटिटी, दोनों अलग अलग है, पार्टनर अलग है, एलएलपी अलग है। जब ये दोनों पर्सन अलग है, अभी तुमको पता कॉन्ट्रैक्ट करने का मेन पॉइंट क्या होता है? तो ये किधर ना किधर पड़ा होगा। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए एटलीस्ट दो पर्सन चाहिए होते हैं, एटलीस्ट दो पर्सन चाहिए होते हैं। तो इन द आईज ऑफ लॉ हम तो ह्यूमन बीइंग है, हम तो पर्सन है, बट कंपनी भी पर्सन, सॉरी अपने एलएलपी भी पर्सन है। तो हम दोनों एक के साथ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब मैंने लोन लोन दिया है, अच्छा बच्चों मैंने लोन दिया है, एज अ पार्टनर मैंने लोन दिया है, तो एलएलपी का क्या ऑब्लिगेशन बनता है मेरे से रिलेटेड? क्या ऑब्लिगेशन बनता है बताओ? मैंने एज अ पार्टनर एलएलपी को लोन दिया है, हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, इतने टाइम के लिए पैसा दिया है, चल मैंने मैंने फाइनेंस किया, मैंने पैसा दिया, तो एलएलपी का ऑब्लिगेशन क्या बनता है मेरे लिए? ओके, रीपे विथ इंटरेस्ट, वेरी गुड, रीपे विथ इंटरेस्ट, बराबर है, बराबर है, परफेक्ट, रीपे करेगा इंटरेस्ट। क्यों? तो अगर किसी आउटसाइडर ने लोन दिया होता, पार्टनर ने नहीं, आउटसाइडर ने लोन दिया होता, अच्छा आउटसाइडर ने लोन दिया होता तो आउटसाइडर को तो रीपे करना पड़ता, आउटसाइडर को रिपे करना पड़ता, फिर आउटसाइडर को रिपे करना पड़ता, और उसके बाद में उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता, ठीक है, ये तो करना पड़ता था। अभी फॉर एग्जांपल मैं एंड मेरी वाइफ दोनों ने एलएलपी फॉर्म की, मैं एंड मेरी वाइफ दोनों ने एलएलपी फॉर्म की, हम दोनों, तुम बोलेंगे सर आपका घर का तो है, लेकिन बच्चों एलएलपी, एलएलपी एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो एक बिजनेस है, ठीक है। मेरी वाइफ ने लोन दे दिया एलएलपी को, मेरे वाइफ ने लोन दे दिया एलएलपी को, अब एलएलपी को लोन दिया, तो एलएलपी का ये धर्म बनता है, एलएलपी का ये ऑब्लिगेशन है कि मेरी वाइफ को वो लोन रीपे करे विथ इंटरेस्ट, विथ इंटरेस्ट। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा अरे अपना घर का मामला है ना, सुल्टा काय के लिए लेने का, बिजनेस भी अपना सब अपना, नो,
वो मेरी वाइफ को मिलेगा, इवन दो वाइफ है, घर के लोग है तो भी। ओके, क्योंकि आउटसाइडर के पास से लेना पड़ता, तो आउटसाइडर को तो देना ही पड़ता था, अपने को रिपे करना पड़ता था इंटरेस्ट भी। ओके, जस्ट एग्जांपल लिया, शादी नहीं हुई है मेरी अभी तक। ओके, चलो आगे। एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 1960, सॉरी कंपनीज एक्ट सेक्शन 67। देखो अभी भी इनके यहाँ पे कंपनीज एक्ट 1956 ही चल रहे हैं, हम लोग ने तो इधर आगे भी पढ़ लिया है 2013। चलो, एप्लीकेशन मतलब यूज, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट। इतना इजीली अप्लाई नहीं होता है, इतना इजीली नहीं, अभी आप एक एक पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। देखो यहाँ पे द सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन आ गया भाई, आ गया, कौन आ गया भाई, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, भारत का राजपत्र। अगर आपको याद होगा तो मैंने कंपनीज एक्ट के टाइम पे आपको दिखाया था एक पीडीएफ, अगर आपको याद आता रहेगा तो। वो पीडीएफ के अंदर सब लिखा हुआ था, कब इसको असेंड किया, कब लोकसभा राज्यसभा में, और इसको कब प्रिंट किया, वो भी बताया था। दैट इज द ऑफिशियल गैजेट है स्टूडेंट्स, वो ऑफिशियल गैजेट है। डायरेक्ट दैट एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। देखो, बाय नोटिफिकेशन, बाय नोटिफिकेशन बोला मतलब बाय गैजेट, गैजेट के अंदर कुछ इंक्लूड किया कि कौन कौन से सेक्शंस, कौन कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। shall apply to any LLP or shall apply to any LLP with such exceptions, modification, adoption as may be specified in the notification। चलो यहाँ पे ध्यान दो, इट मे बी पॉसिबल, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनीज एक्ट के जो कुछ प्रोविजंस है, वो प्रोविजन के अंदर, अभी फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन के अंदर 5 सेक्शन है, कोई सेक्शन है उसके 5 सब सेक्शन है, तो वो 5 सब सेक्शन में से इसको 4 ही एप्लीकेबल होगा, एक एप्लीकेबल नहीं होगा, एक एग्जाम्पशन होगा। या तो वहां पे फॉर एग्जांपल 30 डेज दिया होगा, तो इसको 60 डेज करेंगे। इट मे बी डिफर्स, उसके प्रोविजंस अप्लाई होंगे, बट इट मे बी पॉसिबल कि वो प्रोविजंस के अंदर के कुछ पॉइंट, कुछ सब सेक्शंस, कुछ सेक्शंस अप्लाई नहीं होंगे, या तो फिर अप्लाई होंगे तो चेंजेस के साथ में, अप्लाई होंगे तो चेंजेस के साथ में। बट ये सब कहां पे मेंशन होगा, तो ये सब मेंशन होगा नोटिफिकेशन में, एंड नोटिफिकेशन कहां पे होगा, ऑफिशियल गैजेट में। वो स्पेलिंग रॉन्ग है, वो कन्वर्ट होने के टाइम पे उसने बराबर ये नहीं किया, रीड नहीं किया। ओके, ऑफिशियल गैजेट में। आगे, अंडर सबसेक्शन 1, अंडर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, तो सबसेक्शन 1 के अंदर दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में अनाउंस करेगी, नोटिफाई करेगी, और वो अप्लाई होगा एलएलपी पे, या तो पूरा का पूरा सेम एलएलपी पे अप्लाई होगा, या तो कुछ पॉइंट्स एक्सक्लूड करके, या तो कुछ पॉइंट में मॉडिफिकेशन करके, चेंज करके उसको अप्लाई करेंगे, दोनों में से कुछ भी कंडीशन हो सकता है। बट ये कंडीशन कहां पे, ये सब पॉइंट्स कहां पे लिखे होते हैं, तो ये पॉइंट्स ऑफिशियल गैजेट में लिखे होते हैं। अच्छा बच्चों, मैं खाली एक पॉइंट बोलता हूं तुम लोग को, जब आपको मैंने ऑफिशियल गैजेट दिखाया था, उसके पहले मैंने आपको बताया था, ये साइन होने के बाद में एक्ट बना, साइन होने के बाद में एक्ट बना। साइन होने के पहले ये क्या होता है, बिल होता है, और बिल को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट। क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट। तो देखो यही पॉइंट है इधर पे, shall be laid in the draft before each house of the parliament while it is in session। इन सेशन मतलब जब पार्लियामेंट का जब सेशन होता है, आपने बहुत बार सुना होगा, अलग अलग सेशंस होते हैं। ओके, दिवाली सेशंस वगैरह, सो एंड सो। हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अपने पास दो पार्लियामेंट हाउस है, कौन कौन से पता है क्या? ओके, लोकसभा एंड राज्यसभा, वेरी गुड, परफेक्ट। लोकसभा एंड राज्यसभा। तो बच्चों ये दोनों हाउस, दोनों पार्लियामेंट में, सॉरी दोनों हाउस में, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इसको रखते हैं इन देयर सेशन फॉर द टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज इन विच मे बी कॉम्प्राइज इन वन सेशन और इन टू और मोर सक्सेसिव सेशन। आपको पार्लियामेंट का सेशन तो पता ही है, पार्लियामेंट का सेशन तो पता है, कभी कभी तो बहुत लंबा चलेगा, और कभी कभी क्या हो जाएगा, कभी कभी बहुत लंबा चलेगा, और कभी कभी क्या होगा,
इमीडिएटली पास हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स, एक सेशन में होता क्यों? क्योंकि वहां पे आपने कभी ऑब्जर्व किया है, वहां पे आर्ग्यूमेंट होते हैं पॉइंट्स को लेके, डिबेट होता है। कभी कभी डिबेट में तो कुर्सी उठा के फेंकने लगते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो इट में बी पॉसिबल सेशन एक सेशन में हो जाए या दो से ज्यादा सेशन में। आप देखो तो अभी ड्यूरिंग द कोविड-19 कितने सारे बिल को एक्ट में पास कर दिए या एक्ट में चेंजेस किया। असेंशियल कमोडिटी, फिर उसके बाद में फार्मर से रिलेटेड डायरेक्ट पास हो गया। और कुछ चीजें अगर आपको याद होगा तो जीएसटी, लोकपाल, इसके बिल को अमेंड करते करते कितना दिन लग गए थे लोकसभा राज्यसभा में डिस्कस करने को। तो इट मे बी पॉसिबल कि वो जो ड्राफ्ट है उसको दोनों हाउस एक ही सेशन में अडॉप्ट करे, या तो 2 और मोर कंसिक्यूटिव, दो से ज्यादा सेशन भी हो सकता है। इफ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेशन immediately following the session or successive session aforesaid, both house agree to agree in disapproving the issue of the notification, or both house agree in making any modification in the notification। दो पॉइंट हो सकता है, ध्यान दो। You are currently the only person in this conference. तो क्या क्या आवाज और बीच में माइक निकल गया था। नाउ कैन यू हियर मी? हेलो हेलो हेलो। ओके थैंक यू। चलो यहाँ पे ध्यान दो। पॉइंट ऐसा है यहाँ पे कि व्हेन इट इज प्रेजेंटेड इन हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बराबर है, पार्लियामेंट में जब इसको रखते हैं तो वहां पे तीन पॉसिबिलिटी होती है। एक पॉसिबिलिटी क्या होती है कि सब लोग एग्री करेंगे, सब लोग एग्री करेंगे। व्हाट विल बी द सेकंड पॉसिबिलिटी? सब लोग डिसएग्री करेंगे, डिसअप्रूव, नहीं मांगता है। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी ये है दे विल एक्सेप्ट बट आफ्टर सम मॉडिफिकेशन, उन लोग एक्सेप्ट करेंगे कुछ चेंजेस के साथ में। तीन पॉसिबिलिटी है, सब लोग अप्रूव, सब लोग डिसअप्रूव, एग्री डिसएग्री। एंड थर्ड वन, यस आई विल एग्री बट कंडीशन you have to modify certain provision, you have to modify certain points, then I will agree on this point। तो तीन में से कुछ भी हो सकता है। ओके, द नोटिफिकेशन शैल नॉट बी इशूड, देखो पॉइंट ध्यान से पढ़ो, शैल नॉट बी इशूड एज द केस मे बी, कुछ भी होने दो, shall may be issued only in such modified form may be agreed upon both the houses। जो पॉइंट्स दोनों लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों ने एग्री किया है, दोनों ने एग्री किया है, उधर पे ही क्या हो सकता है, इसको अप्रूवल मिल सकता है। इसके लिए देखो बच्चों टाइम लगता है, लोकसभा में पास होकर राज्यसभा में गया ना तो दोनों जगह पे जितना टाइम लगेगा एक्ट बनने के लिए उतना टाइम लगता ही लगता है। ओके, तो अभी हम लोग पॉइंट किधर पढ़ रहे थे? एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। तो सेक्शन 67 में क्या बोल रहा है? तो पहला क्लॉज क्या बोलता है? पहला क्लॉज बोलता है कि ये एप्लीकेशन का अथॉरिटी किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट किस में नोटिफाई करेगा? ऑफिशियल गैजेट में। एंड ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेगा तो इट इज एप्लीकेबल ऑन एलएलपी और इट इज एप्लीकेबल बाय सम मॉडिफिकेशन, बाय सम मॉडिफिकेशन। सेकंड, हाउ इट इज अप्रूव, नोटिफिकेशन में आता कैसा है, गैजेट में आता कैसा है? तो पॉइंट ये है कि फर्स्ट ड्राफ्ट, ड्राफ्ट कहां पे प्रेजेंट करते हैं? तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। so they will debate in the sessions and it may be possible कि it is approved in one session or two or more consecutive sessions, एक से ज्यादा सेशंस भी हो जाते हैं। वो सेशंस के अंदर there may be two possibilities, first it is disapproved by all the members or it is approved by members but after some changes, after some modification। and कोई भी ड्राफ्ट या कोई भी बोलते हैं ना हम लोग ये एप्लीकेबिलिटी, ये विदाउट अप्रूव, विदाउट अप्रूव हम लोग एप्लीकेबल नहीं कर सकते। इट इज एप्लीकेबल, इट इज इशूड only after modification, only after modification, but it must be approved by, agreed by both the houses, that is Lok Sabha and Rajya Sabha। तो स्टूडेंट सेक्शन नंबर 67 में कोई तकलीफ? सेक्शन नंबर 67 में कोई तकलीफ?
चलो, सेकेंड लास्ट सेक्शन, इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, सेक्शन 68, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, सेक्शन 68। चलो, एनी डॉक्यूमेंट required to be filed, recorded or registered under this act, इधर this act बोला मतलब LLP, to be filed, recorded or registered in such a manner, and subject to such condition as may be prescribed, as may be prescribed बोला मतलब सिंपल सा एक ही बात है, as per the act। A copy of or an extract from any document electronically filed with or submitted to the registrar which supplied or issued by the registrar and certified through, एक मिनट रुको, स्पेलिंग क्या है, डिजिटल सिग्नेचर, अफिक्स्ड बाय, अफिक्सिंग, हाँ ये अफिक्सिंग है, अफिक्सिंग डिजिटल सिग्नेचर एज पर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 टू बी ट्रू कॉपी of or extract from such document shall in any proceeding be admissible in evidence of equal validity with the original document। सर ये पॉइंट क्या है, तो सेकंड क्लॉज के अंदर, सेकंड सबसेक्शन के अंदर पॉइंट क्या है, ध्यान दो, कोई भी कॉपी, कोई भी कॉपी या कोई भी डॉक्यूमेंट है या उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, कोई भी डॉक्यूमेंट है या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, और कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास से सप्लाई हुआ है, रजिस्ट्रार ने इशू किया है, बराबर है, रजिस्ट्रार ने इशू किया है, एंड उसके ऊपर अफिक्स मतलब उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर है, क्या है, डिजिटल सिग्नेचर है एज पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। देखो यहाँ पे ये भी एक्ट एप्लीकेबल है, ओके ओके। ना, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है तो दिस डॉक्यूमेंट पढ़ाई या के जो लिए ये मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी दिस का साथी। डॉक्यूमेंट या जो ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, इट हैज सेम इंपॉर्टेंस लाइक अ ओरिजिनल कॉपी, सेम इंपॉर्टेंस लाइक अ ओरिजिनल कॉपी। अगर उसके ऊपर साइन है, उसके ऊपर सिग्नेचर है, और आपके पास वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, दैट इज इन शॉर्ट वी कैन से दैट पीडीएफ फॉर्म में, आप उसको डाउनलोड करेंगे, आप उसको प्रेजेंट करेंगे, इट will be considered as a original document. It has a equal importance, equal validity as a original document. हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी, वहां पे साइन है, डिजिटल सिग्नेचर है, प्रॉपरली प्रिस्क्राइब फॉर्म में है, बट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, देन इट हैज अ इक्वल इंपॉर्टेंस। क्या है उसकी वैलिडिटी? इक्वल इंपॉर्टेंस है। एंड लास्ट वन, एनी इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द रजिस्ट्रार, certified by the registrar through affixing digital signature to be true extract from any document filed with or submitted to the registrar shall in a proceeding be admissible in evidence and be presumed unless evidence to be contrary in educe it to be a true extract from such document। चलो यहाँ पे ध्यान दो, ये लॉ का लैंग्वेज खतरनाक है। यहाँ पे भी ये पॉइंट ऐसा बोला गया है कि रजिस्ट्रार ने कोई भी डॉक्यूमेंट क्या किया है, इशू किया है। रजिस्ट्रार ने क्या किया है, कोई डॉक्यूमेंट इशू किया है, अभी कोई सर्टिफिकेट इशू किया है, तो इट हैज सेम वैलिडिटी लाइक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फिजिकल डॉक्यूमेंट। क्या है? सेम वैलिडिटी, सेम वैलिडिटी, आप सबमिट करो या वो सबमिट करे, सेम वैलिडिटी है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कि कंडीशन ये है, कंडीशन ये है कि अगर वो डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ फॉर एग्जांपल वो सिमिलर डॉक्यूमेंट नहीं है या तो कुछ अलग हो सकता है,
तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम नहीं करेंगे। लेकिन अगर लीगल डॉक्यूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो इट हैज अ सेम जो उसका बोलते हैं ना, सेम इंपॉर्टेंस है जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उसका भी सेम इंपॉर्टेंस ये आपका ये डॉक्यूमेंट का, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट का रहेगा। एंड द लास्ट सेक्शन, पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस, सेक्शन नंबर 69, खतरनाक सेक्शन है। Any document or return required to be filed or registered under this act with the registrar, if not filed or registered in the time provided therein, may be filed or registered after that time up to a period of 300 days from the date within which it should have been filed, on payment of additional fees or 100 for every day of such delay, in addition to any fee is payable fee filing of such document or return। चलो यहाँ पे क्या पॉइंट है, चलो पॉइंट ऐसा है, स्टूडेंट्स, कि हर एक चीज का एक टाइम लिमिट होता है, हर एक चीज का टाइम लिमिट होता है, हर एक चीज का टाइम लिमिट होता है। अब जो चीज का टाइम लिमिट होता है, अगर उसके अंदर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया तो यू आर लाइबल टू पे फाइन। फाइन कितना बोला है, 100 फॉर एवरी डे। एडिशनल फीस कितना बोला, 100 फॉर एवरी डे। और उधर पे डेट क्या बोला है कि अगर आपको कुछ डेट है उसके 300 डेज के अंदर भी, डेट कंप्लीट होने के 300 डेज के अंदर भी पे नहीं किया तो आपको 100 रुपीज पर डे क्या पड़ेगा, फाइन पड़ेगा। हाउएवर सच डॉक्यूमेंट or return may, without prejudice to any other action or liability under this act, also be filed after such period of 300 days on payment of fees and additional fees specified in this section। मतलब एडिशनल फीस पे करने के बाद में 300 डेज के अंदर आप क्या कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। यू कैन सबमिट दिस। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एप्लीकेशन देने बोला कॉलेज में, आपने भरा नहीं, ठीक है, एडिशनल फीस देके भर सकते हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपको एप्लीकेशन देने को मना है। ओके, तो 300 डेज के बाद में भर सकते हैं बाय पेइंग अ एडिशनल फीस। एडिशनल फीस बोला मतलब पर डे रुपीज 100, पर डे रुपीज 100। ओके, तो स्टूडेंट 68 एंड 69 में कोई डाउट है? 68 एंड 69 में कोई डाउट है? चलो, एंड लास्ट पार्ट जो हमको डेफिनेशन कवर करने का, जिसमें बहुत सारी चीजें हम लोग ने पहले ही पढ़ ली है, लेकिन तो भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। चलो, डेफिनेशंस। आप तो बोलेंगे सर आपको पहला पढ़ाना चाहिए था, जानबूझ के इसको पहला नहीं पढ़ाया मैंने। चलो, डेफिनेशंस, सम डेफिनेशंस है। पहला, बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का सेक्शन 2 सबसेक्शन डी, इट मीन्स अ कंपनी एज अ डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, नाउ कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन ये जो डेफिनेशन बोला है ना, कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग है, सेक्शन 3 के अंदर। तो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर जहां पे भी तुम लोग ने वर्ड पढ़ा ना, बॉडी कॉर्पोरेट, जहां पे भी तुमने वर्ड पढ़ा ना बॉडी कॉर्पोरेट, उसका मीनिंग क्या है? तो उसका मीनिंग है एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे दूसरे लैंग्वेज में? अच्छा, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया क्या बोलेंगे उसको? वेरी गुड, परफेक्ट, फॉरेन एलएलपी। और इसको क्या बोलेंगे? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वेरी गुड, फॉरेन कंपनी। तो देखो क्या क्या कौन कौन इंक्लूड्स है,
किसको किसको अपन ने इंक्लूड किया ये। अब आता है एक्सक्लूड, नॉट इंक्लूड। पहला कॉर्पोरेशन सोल। सर कॉर्पोरेशन सोल क्या है, तो इसका मैं एग्जांपल दूं, तो इसका एग्जांपल ये गवर्नर्स ऑफिस, या कोई ऐसा बोलते हैं, हम लोग बोल सकते हैं जो ऐसा ऑफिस जो गवर्नमेंट ऑफिस है, उन लोग का इसके अंदर इंक्लूजन नहीं हो सकता। एग्जांपल इसका कॉर्पोरेट सोल का। फिर है कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट वन कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, टाइम बीइंग इन फोर्स। जैसा अभी खाली एग्जांपल दो तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट होने दो, या तो अपना एनपीओ होने दो, ठीक है। आगे एंड एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, वो लोग भी नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 3, defined in section 3 of Companies Act 1956 or a limited liability partnership act which, जो अपने आदरणीय भाव है सेंट्रल गवर्नमेंट, may by notification in official gazette specify in this behalf। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन में जिन लोग को बॉडी कॉर्पोरेट से एक्सक्लूड किया है, बॉडी कॉर्पोरेट से एक्सक्लूड किया है, वो लोग को हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोलेंगे। किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट में बोला है। तो किसको किसको इंक्लूड करने का, तो एलएलपी को, एलएलपी दोनों इंडियन फॉरेन कंपनीज को, कंपनी आउटसाइड कंपनी और इंडिया की कंपनी भी आएगी उसके अंदर। फिर आगे डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेट सोल, तो एक सिंपल एग्जांपल दिया गवर्नर्स ऑफिस एंड एनी बॉडी कॉर्पोरेट which are excluded in section 3 of Companies Act 1956 and notify by central government in official gazette। आगे बिजनेस का डेफिनेशन, बिजनेस इंक्लूड्स, ये तो आपने को बताया, ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन एटसेट्रा। डेजिग्नेटेड पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर का सेक्शन 2 जे, डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या बोल रहा है, एनी पार्टनर डिजाइन्ड एंड सच परसुएंट टू सेक्शन 7। देखो ये पढ़ने के लिए अपने को किधर जाना पड़ेगा, अपने को सेक्शन 7 में जाना पड़ेगा। आगे एंटिटी, एंटिटी मींस एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 18, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53 a firm set up under the Indian Partnership Act 1932। एंटिटी का मतलब ये। चलो फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू एलएलपी मींस द पीरियड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल ऑफ द ईयर 31st डे ऑफ 31st मार्च। क्या मामू बना रहे रे, सिंपल सा बोलने का ना। फाइनेंशियल ईयर 31st अप्रैल से स्टार्ट होके, सॉरी 1 अप्रैल से 31st मार्च तक होता है, ये तो पता है ना सर, चल बाप को मत सिखा। However, in the case of LLP incorporated after 30th day of September of the year, the financial year may end on the 31st day March every year next following that year। Next following that year, अगर 30th सितंबर के बाद हो गया है तो 31st मार्च को नहीं, उसके 31st मार्च को, मतलब अगर हम बोल सकते हैं तो यहाँ पे 12 मंथ्स की जगह पे कितने मंथ्स का अकाउंटिंग ईयर हो जाएगा, तो 18 मंथ्स का हो जाएगा पहला अकाउंटिंग ईयर। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, 31st मार्च के बाद में, सॉरी 30th सितंबर के बाद में होगा, तो 30th सितंबर के बाद में हुआ तो 31st मार्च उसका ईयर एंडिंग नहीं होगा, उसका फॉलोइंग नेक्स्ट ईयर होगा। मतलब यहाँ पे अकाउंटिंग अभी 12 महीने का नहीं होगा, यहाँ पे अकाउंटिंग 18 मंथ्स का होगा, और वो 18 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद में फिर 12 मंथ्स। ये लाइन समझा क्या तुमको, ये 5th पॉइंट समझा क्या? ओके ये आपको जब आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे ना, इनकम टैक्स में वहां पे आएगा ये फाइनेंशियल ईयर में। जितना मेरे को याद है उतना आपको बता देता हूँ, इनकम टैक्स में ये है। चलो फॉरेन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी अभी हम लोग ने पढ़ा है, ये तो हमारा डिस्कस करके हो गया। इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर आउटसाइड इंडिया बट प्लेस ऑफ इंडिया बिजनेस इन इंडिया। एलएलपी, एलएलपी बोला मतलब पार्टनरशिप फॉर्म एंड रजिस्टर अंडर दिस एक्ट बोला मतलब एलएलपी एक्ट 2008। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ओहो बेस अपना यही है। एनी written agreement between the partners of the LLP or between the LLP partner to partner and LLP to partner, कोई भी agreement है, and its partner will determine the mutual rights and duties of the partner and their rights and duty in relation to LLP, that is a partnership agreement। अच्छा, in the absence of partnership agreement हम लोग किसके पास जाएंगे,
क्या एप्लीकेबल होगा? वेरी गुड, शेड्यूल 1 विल एप्लीकेबल, शेड्यूल 1 आ जाएगा। आगे, पार्टनर्स। पार्टनर्स, partner in relation to LLP means any person who become a partner in the LLP according with the LLP agreement। मतलब क्या? जितने लोगों का नाम लिखा है LLP एग्रीमेंट में, सबके सब कौन है? पार्टनर है। सबके सब कौन है? पार्टनर है। अगर आपको याद होगा तो उसमें डेसिग्नेटेड पार्टनर है 2, और बाकी जिसका नाम लिखा रहेगा उन लोग कौन है? तो उन लोग भी कौन है? पार्टनर है। जिन लोग ने भी एग्रीमेंट साइन किया है, जिन लोग ने भी एग्रीमेंट साइन किया, सबके सब कौन है? पार्टनर है। चलो आगे, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आगे अपना नेगेटिव सेक्शन, सेक्शन 4, दैट इज अ नेगेटिव सेक्शन, इसको हम लोग नेगेटिव सेक्शंस भी बोलते हैं। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट शैल नॉट बी अप्लाई टू एलएलपी। नेगेटिव सेक्शन है, याद रखना। पोपटलाल है, कैंसल कैंसल कैंसल। चलो, पार्टनर्स, फिफ्थ वन, जब ऑलरेडी पढ़ा है, मैं इसके लिए फास्ट पढ़ा रहा हूँ, रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। सेक्शन 5, एनी इंडिविजुअल, पॉइंट देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट मे बी अ पार्टनर इन एलएलपी। बॉडी कॉर्पोरेट बोला तो डेफिनेशन सबसे पहले पे जाओ, सेक्शन 2D में डेफिनेशन बॉडी कॉर्पोरेट कौन कौन आ सकता है। हाउएवर एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल, इसकी बात हो रही है इंडिविजुअल की, शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ द बिकमिंग अ पार्टनर। कौन कौन? अनसाउंड माइंड, बाय द कोर्ट, पागल हो गए, ल्यूनेटिक, ल्यूनेसी, पागल हो गए, सबको मारा है, पागल हूं, मैं पागल हूं, ओके। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट एंड अप्लाइड टू बे एजुकेटेड, सॉरी, एन इंसॉल्वेंट इज एप्लीकेशन इज पेंडिंग। फॉर एग्जाम्पल इंसॉल्वेंट पर्सन हो गया, इंसॉल्वेंट है, डिक्लेयर हो गया, वो नहीं बन सकता। और जिसने अप्लाई किया है अपने इंसॉल्वेंसी के लिए, वो भी पार्टनर नहीं बन सकता। फिर आता है मिनिमम नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। मिनिमम नंबर, पहला एटलीस्ट 2 पार्टनर, सर सबको पता है पार्टनरशिप है मतलब 2 लोग तो होना ही चाहिए, 2 पार्टनर। आगे, इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ पार्टनर ऑफ एलएलपी रिड्यूस बिलो 2 and the LLP carries on business more than 6 months, while the number is so reduced, the person who is the only partner of the LLP during the time it so carries on the business after those 6 months and has the knowledge of the fact is carrying on the business with him alone shall be liable personally the obligation of LLP incurred during the period। चलो यहाँ पे ध्यान दो, सर ये पॉइंट क्या है? तो पॉइंट ये है, पार्टनर ए पार्टनर बी दोनों बिजनेस चला रहे, पार्टनर ए की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, पार्टनर ए मर गया, रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, पार्टनर ए मर गया। अब पार्टनर ए मर गया तो पार्टनर बी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो पार्टनर बी कैन कंटिन्यू बिजनेस अप टू 6 मंथ, 6 महीने तक कंटिन्यू कर सकता है। अगर 6 महीने तक कोई और पर्सन मिला उसको पार्टनरशिप में, तो ही विल कंटिन्यू आफ्टर 6 मंथ, वो 6 मंथ के बाद में कंटिन्यू कर सकता है, ही कैन कंटिन्यू बिजनेस आफ्टर 6 मंथ। अरे बीच में मिल गया तो भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 6 महीने तक उसको कोई पर्सन मिला नहीं बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, एंड आफ्टर 6 मंथ वापस से वो क्या कर रहे हैं, आप आफ्टर 6 मंथ वो क्या कर रहा है, बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, तो नाउ इट इज इलीगल। ये तो गलत बात है, आपको तो अथॉरिटी दी ही नहीं है, आपको तो लॉ ने बोला है आफ्टर 6 मंथ यू हैव टू कंपलसरी डिसॉल्व, कंपलसरी वाइंड अप करना पड़ेगा। अभी आज भी हम लोग ने वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन पढ़ा, अगर वो कंटिन्यू करता है तो ही इज पर्सनली लायबल, जो भी लायबिलिटी आया वो लायबिलिटी वो खुद बेयर करेगा, वो लायबिलिटी खुद बेयर करेगा। एलएलपी इज नॉट लायबल, क्योंकि एलएलपी तो इलीगल हो गई, एलएलपी तो भाई, एलएलपी तो अभी पिक्चर में नहीं है, एलएलपी तो बोलती है मेरा तो जन्म, मेरा तो मरण हो गया है अभी। क्यों मरण हो गए भाई? 2 लोग चाहिए थे, 2 में से एक गया, मैं खत्म अभी। 6 महीने तक चलाने बोला, 6 महीने तक वेंटिलेटर पे तूने मेरे को रखा, 6 महीने का वेंटिलेटर खत्म, नाउ आई एम नो मोर, मैं नहीं हूं अभी, मेरा नामो निशान नहीं है, 6 महीने का खत्म। चलो डेजिग्नेटेड पार्टनर, सेक्शन 7 आ गया, देखो डेजिग्नेटेड पार्टनर। चलो, एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, एलएलपी में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर हु आर इंडिविजुअल्स, कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल।
एंड उसमें से एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एंड एटलीस्ट वन रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट इन इंडिया का डेफिनेशन इधर लिखा है। रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स पर्सन हु स्टेज इन इंडिया not less than 182 during the immediate preceding 1 year। यहाँ पे आना चाहिए फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर। ओके, अब पॉइंट आता है एलएलपी पे। लेकिन अभी पॉइंट आएगा सर इंडिविजुअल की जगह पे बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर हो सकती है। अगर उसके अंदर एलएलपी के अंदर सबके सब अगर बॉडी कॉर्पोरेट हुए तो सबके सब बॉडी कॉर्पोरेट हुए तो क्या करने का। अरे मुझे बताओ, कंपनी है, कंपनी तो खुद चलती नहीं, कंपनी को कौन चलाता है, कंपनी को कौन चलाता है, ह्यूमन बींग चलाता है, इतना पता है, ऐसा मत बोलना ह्यूमन बींग। कंपनी को कौन रन करता है, कंपनी के बिहाफ में कौन काम करता है, वेरी गुड, डायरेक्टर्स। वेरी गुड पार्ट में था, ओके डायरेक्टर्स, ओके परफेक्ट, डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे भी अपने को ह्यूमन बींग लगेंगे, यहाँ पे भी अपने को ह्यूमन बींग लगेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, if in LLP the partners are body corporates, all the partners are body corporate, and in which one or more partners are individual and body corporates, at least two individuals who are partner of such LLP or nominee of such body corporate shall act a designated partner। पार्टनर बनने के लिए दो डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, जिसमें दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल होने चाहिए, एटलीस्ट टू इंडिविजुअल। सर डेजिग्नेटेड पार्टनर दो से ज्यादा हो सकते हैं, यस हो सकते हैं, इधर कुछ लिमिट बताया नहीं अभी तक। जैसा कंपनी की अगर बात करूं तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए, 1 पर्सन में 1 चाहिए, बट इट कैन बी इंक्रीज अप टू 15, 15 तक हम बढ़ा सकते हैं। 15 के बाद भी चाहिए तो भाई स्पेशल रेजोल्यूशन करके और बढ़ा सकते हैं, लेकिन 15 तक बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे भी कोई लिमिट नहीं दिया। लेकिन 2 डायरेक्टर कम से कम क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए। लेकिन अगर इधर इंडिविजुअल नहीं है तो यहाँ पे जो नॉमिनी ऑफ सच बॉडीज है, नॉमिनीज और सच कंपनी है, shall act as a designated partner, shall act as a designated partner। उनको कंपनी ने अथॉरिटी दिया है, लाइक इट्स जस्ट लाइक अ पावर ऑफ अटॉर्नी, इट्स जस्ट लाइक अ पावर ऑफ अटॉर्नी, कि उनको सब काम सौंप दिए कि भाई अभी तुम कंपनी के बिहाफ में यू एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, यू एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। क्यों, तो सिंपल सी बात है, कंपनी इज सॉरी कॉर्पोरेट एंटिटी या कॉर्पोरेशन या बिजनेस, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, बट इट कैन नॉट एक्ट लाइक अ ह्यूमन बींग। जो फिजिकल मूवमेंट ह्यूमन बींग का है वो ये नहीं कर सकता। ना कंपनी शादी कर सकता है, ना कंपनी डाइवोर्स कर सकता है, ना कंपनी चल सकता है, ना कंपनी सोच सकता है। तो बिजनेस चलाने के लिए तो सोचने को ही पड़ेगा ना, तो सोचने का काम किसका, ह्यूमन बींग का। देयरफॉर जो कॉर्पोरेट बॉडी है, दे अपॉइंट देयर नॉमिनीज, कि हमारे बिहाफ में अभी ये काम करेंगे, हमारे बिहाफ में ये काम करेंगे। ओके, सो योर डेजिग्नेटेड पार्टनर का सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। डेजिग्नेटेड पार्टनर के अंदर क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है डेजिग्नेटेड पार्टनर का। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर के अंदर पहला पॉइंट, एटलीस्ट 2 individuals, and in 2 individuals one must be resident in India and the firm where all the partners are body corporate, then in such a case nominee of that body corporate shall act as a designated partner। उन लोग क्या बनेंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे। Okay, so my dear friends, here we have completed our limited liability पार्टनरशिप, अपना एक्ट इधर कंप्लीट हो गया। ओके, देखो कंपनीज एक्ट के कंपैरिजन में ये एक्ट छोटा भी था और सरल भी था, इजी भी था, पढ़ने के लिए अपने को थोड़ा इजी पड़ा इसके अंदर। ओके, तो फ्रेंड्स आप पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद में भी कुछ डाउट आता है तो यू आर फ्री टू आस्क एनी टाइम। आप मेरे को व्हाट्सअप करके रखो। देखो मैं ये कमिट नहीं कर सकता कि आप मेरे को व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको इमीडिएट रिप्लाई करूंगा, बट रात को सोने के पहले पक्का रिप्लाई करूंगा, रात को सोने के पहले पक्का रिप्लाई करूंगा। तो आप विदाउट कोई भी हेजिटेशन आप मेरे को कभी भी डाउट पूछो। ओके, एंड आई नो पर्सनली आपने बोला भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा फास्ट गया ये मुझे पता है,
अब आपको क्या स्पीड लगा मुझे पता नहीं, क्या था स्पीड, फास्ट था या बरोबर था? ओके, ठीक था, ठीक है। वही बोला, इट में भी पॉसिबल हो सकता है कि फास्ट गया होगा। देखो हर एक लोगों को, हर एक पर्सन को नहीं जमता है, हर एक को नहीं जमता, आई नो। तो अगर आपको उसके बाद में भी, पढ़ने के बाद में कोई डाउट है तो प्लीज बच्चों मुझे पूछो, विदाउट हेजिटेशन पूछना। एटलीस्ट मेरे लॉ के अंदर मेरे एक्ट का तो पूछो। ओके, अकाउंट्स में दो टॉपिक मैंने पढ़ा है, अकाउंट करंट पढ़ा है, कंसाइनमेंट पढ़ा है। ये दोनों से भी रिलेटेड कुछ अगर डाउट रहेगा तो आप कभी भी पूछो उधर पे। और अभी इसके अंदर अपने पास कोई भी केस लॉ नहीं है। अगर आपने चेक किया है कि नहीं, मैंने आपको केस लॉ सेंड किए हुए एट अ ग्लांस, एक ही जगह पे पूरा केस लॉ है अपना, कि ये केस आया तो ये केस लॉ अप्लाई करने का, ऐसा कुछ सिमिलर केस दिखा तो ये केस लॉ अप्लाई करने का। आपने चेक किया आपके ऐप में? ओके, बाद में आप बताना मेरे को वो यूजफुल है कि नहीं है। एक साथ में बता दिया मैंने उधर पे कि आपको इतने एक्ट, इतने केस लॉ रिफर करने के हैं। पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में आपको लगेगा देखो कुछ चीज मॉडल की उठाई है मैंने, कुछ थोड़े अपने वर्डिंग्स अलग डाले हुए, चेंज किए हुए हैं। अगर आपको लगता है यूजफुल है तो बाद में फीडबैक दो, सर कैसा है करके। और इसके बाद में मैं एक चार्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ, चार्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ जिसके अंदर पूरा का पूरा एक साथ में कंपनीज एक्ट आपका दिखेगा। इसके ऊपर भी थोड़ा वर्कआउट कर रहा हूँ, जो अपने अपने क्या बोलते हैं वर्ड में लिखे थे ना, उसके अंदर ही थोड़ा शॉर्टकट में मैं देख रहा हूँ लिख के वर्ड की फाइल आपको सेंड करने के लिए। लेकिन मैं आपको ये नेक्स्ट वीक तक सेंड कर सकता हूँ। ओके, तब तक आप रीड करो, रीड करने के बाद में अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, चलो बाय बाय, टेक केयर। क्या पता बाद में लेक्चर लेने का मौका मिले नहीं मिले, इसके लिए पहले से ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। चलो बाय बाय, टेक केयर।